आजम खान वर्सेज आंजनेय कुमार हो गया या ये योगी वर्सेज आजम खान रहा? ये दोनों नहीं है। आजम खान ने कहा कि वो एक मुसलमान हैं इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने बच्चों के हाथ में कलम दी इसलिए ऐसा हुआ। और आपके बारे में भी ये कहा गया कि आप डीएम रहते हुए आपने आखिर रामपुर के लिए किया क्या, सिवाय आजम खान के खिलाफ केस मुकदमे की मजबूत पैरवी करने के अलावा कि ताकि उन्हें सजा हो जाए। एक जमीन फोर्जरी से जमीन लेने के मामले में एक मुकदमा हुआ था, उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। तो एफआईआर जब दर्ज हुई थी तो जो कागज थे, फोर्जरी से जमीन खरीदे गए थे, सरकारी जमीन थी, उन कागजों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमे में जो जो कागज में नाम थे उनके विरुद्ध हमने दर्ज किया, क्योंकि व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ पे है, पहले मुकदमा दर्ज किया जाता है फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। संयोग से उसमें एक मुकदमे में उनकी माँ का जिक्र था, तो अब बड़ा हो हल्ला मचा कि मेरी मरी माँ को भी नहीं बख्शा। हमें नहीं पता था कि उनकी माँ है। हम आपसे एक और सवाल लेंगे, तो ये कि आंजनेय कुमार को अब डर लगता है क्या, क्योंकि कई ऐसे बयान आए, सब याद रखा जाएगा, पहले जिन लोगों ने किया उनके साथ सोचो क्या हुआ, कहीं आपको धमकी भरे फोन। मैं तो देख रहा हूं कि आपके दफ्तर में बाकायदा सुरक्षा के बहुत सारे यंत्र भी लग गए हैं कि हर किसी को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ रहा है। तो आंजनेय कुमार को भी तो डर लग रहा है? मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं और मेरा भी परिवार है। मैं आपसे कहूं, अगर लोगों से पूछ दीजिए कि क्या क्या मामले हैं आजम खान के खिलाफ, कितने मामले हैं, एग्जैक्ट नंबर भी नहीं लोगों को पता है, किस तरीके के मामले हैं, क्या हुआ था जिसकी वजह से, कौन सी धाराएं लगी हैं, क्या वजह है। 1 लाख के करीब क्राउड से मैं एसपी, मेरे अधिकारी सारे गिरे हुए थे और हमारे पास बहुत ज्यादा वो रिसोर्सेज नहीं थे, और सबको मैं जाता था ऐसे डंडा करता था, कोई आगे मत बढ़ना, और लोग पीछे हट जाते थे। देखिए, आमने सामने ऐसा तो कोई बातचीत नहीं हुई। जब मैंने उनको सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया था लोकसभा का, तो मैंने उनको बधाई दी थी और उन्होंने मुझे एक पेन गिफ्ट में दिया था, वो पेन आज भी रखी है। बस इतनी सी आमना सामना है, इसके पहले और इसके बाद में कभी भी आमना सामना नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हम उस शख्स के साथ हैं जिसकी वजह से चुनाव आयोग, चुनाव आचार संहिता का एक फैसला आया और वो नजीर बन सकता है। हालांकि फैसला बहुत बड़ा है और बहुत बड़े शख्स के खिलाफ है। जी हां, आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला, जिसमें उन्हें 3 मामलों में 3-3 साल की सजा हुई। उनकी विधायकी भी चली गई, लेकिन माना यह जाता है कि अगर कोई एक शख्स उसके पीछे है तो वो है आंजनेय कुमार। जी हां, आंजनेय कुमार इस वक्त मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। लगातार रामपुर के डीएम रहे और फिर मुरादाबाद कमिश्नर रहते हुए रामपुर भी इनके अंदर में आता है। अब जबकि फैसला हो चुका है और हेट स्पीच को लेकर यह फैसला हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं आंजनेय कुमार, जो कि कमिश्नर है। स्वागत है आपका यूपी तक पर आंजनेय जी। सबसे पहले तो ये कि भाई, आजम खान को इतनी बड़ी सजा किस बात की? इतना बड़ा मामला है ये, इतना बड़ा हेट स्पीच है कि उनकी विधायकी चली जाए, उन्हें 3 साल की सजा हो जाए? देखिए, इसमें तो कोर्ट का जो आदेश है वो अपने आप में पर्याप्त है कारण स्पष्ट करने के लिए। 2019 का मामला था जिसमें जो भाषण दिया गया था वो आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता था, और उसमें जो सुसंगत धाराएं थी उन धाराओं में एफआईआर पंजीकृत हुआ। जो एविडेंस थे उन एविडेंस को हमारी प्रोसिक्यूशन की टीम ने सक्षम कोर्ट में, जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, तो पुलिस की चार्जशीट के आधार पर हमारी प्रोसिक्यूशन की टीम ने उसमें कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखे और कोर्ट ने उन तथ्यों के आधार पर यह निर्णय दिया है। तो निश्चित रूप से तथ्य ऐसे थे जिनके आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया और ये सबके सामने है कि सक्षम अदालत का निर्णय। बिल्कुल, ये अदालत का निर्णय है। मैं कुछ कोर्ट पढ़ता हूं, हालांकि कई अलग अलग उनके बयान हैं और आजम खान अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। लोग उसको हेट स्पीच कह ले, कोई कह ले कि उनका अंदाज है। 2019 का ही एक बयान था कि सियासियों से पंगा नहीं लेते, हमारी सरकार आएगी तो जूते साफ कराएंगे। बड़ा वायरल हुआ था ये बयान। सब याद रखा जाएगा, पहले जिन लोगों ने किया उनको याद करो।
अभी जिस पर उनको फैसला आया है उनके खिलाफ, अरे जालिम, अरे नीच, इस तरह की बातें, कलेक्टर साहब बहुत महंगी पड़ेंगी ये बातें, तो क्या आपने इन बयानों को बहुत पर्सनल ले लिया और एकदम से जिसे कहते हैं चाणक्य की चुटिया बांध लेना कि फिर अब मैं दिखाता हूं कि क्या होती है प्रशासन की ताकत? देखिए, कलेक्टर तो एक संस्था है। मैं इस चेयर पर हूं आज, मैं कल उस चेयर पे था, आज नहीं हूं। आज एक कमिश्नर की चेयर पे हूं। उसके पहले बहुत सारे लोग थे, आज कोई और है। ये संस्था चलती रहती है। हम शासन के बहुत निचले स्तर पर काम करते हैं। एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा है जिसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि भी एक सरकार बनाते हैं जिसके निर्देशन में हम काम करते हैं। तो हमारा बड़ा क्लोज नेट सा एक चलता है जिस व्यवस्था में हम काम करते हैं। तो एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता नहीं कि मैं उसको व्यक्तिगत लूं, संस्था महत्वपूर्ण होती है। और एक व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी की वजह से कहीं पे जो कोर्ट है, कोर्ट में सजा हुई भी नहीं, ना हमने उसमें धाराएं वो लगाई, न ही उसके हिसाब से प्रेजेंट किया। तो व्यक्तिगत का प्रश्न नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन आप भले ही व्यक्तिगत की बात को आप नकारे हैं, लेकिन अगर हम आजम खान के बयानों को सुने तो सीधा आप पर हमला रहता था। कलेक्टर साहब बहुत महंगी पड़ेगी, माँ के कोख पर लात मार जिसने तुझे पैदा किया। आखिर आपके और आजम खान के बीच ये पर्सनल एनिमिटी जैसी कैसे हो गई? आप तो एक संस्था के हेड हैं और आपने भी एक तरीके से कहा जाए तो बतौर कलेक्टर, बतौर आयुक्त, कमिश्नर, आपने बहुत रिगरसली फॉलो किया इसको कि ये अपने अंजाम तक पहुंचे। देखिए, उसमें कई सारे पहलू हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आजम खान के ये वाला जो फैसला आया उनके विरुद्ध, उसके पूर्व 4 और फैसले आए जिनका जिक्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें सजाएं 2 के मामलों में 1 महीने की थी, एक मामले में 3 महीने की थी, एक मामले में 6 महीने की थी, क्योंकि धाराएं ही वैसी थी जिन धाराओं में, और मैक्सिमम सजा हुई। अब मैं तो सबको परस्यू कर रहा हूं क्योंकि, और मैं नहीं, जो टीम है वो परस्यू कर रही है। जब तक मैं कलेक्टर रहा तब तक परस्यू करता रहा। एक कमिश्नर के तौर पर जब हम समीक्षा करते हैं उस समय समीक्षा में चीजें आती हैं। ये नहीं है कि मैं रोज रोज कोर्ट गया या रोज रोज मैंने इस चीजों को देखा, पर जो कमेंट्स हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यक्ति के विरुद्ध कमेंट नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ। आपको वो कमेंट पर्सनल लगे? नहीं, वो जो भी सुनेगा उसको लगेगा। मैंने एक उदाहरण दिया था कि हमने उसी दौरान करीब 2020 के आसपास, संभवतः एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कि एक जमीन फोर्जरी से जमीन लेने के मामले में एक मुकदमा हुआ था। उसमें FIR दर्ज हुई थी। तो ये FIR जब दर्ज हुई थी तो जो कागज थे, फोर्जरी से जमीन खरीदे गए थे, सरकारी जमीन थी, उन कागजों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमे में जो कागज में नाम थे उनके विरुद्ध हमने दर्ज किया, क्योंकि व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ पे, पहले मुकदमा दर्ज किया जाता है फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। संयोग से उसमें एक मुकदमे में उनकी माँ का जिक्र था। तो अब बड़ा हो हल्ला मचा कि मेरी मरी माँ को भी नहीं बख्शा। हमें नहीं पता था कि उनकी माँ है और उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जाहिर सी बात, उन्होंने बुरा माना, बुरा मानने वाली बात थी। अगर ऐसा होता, डेलिबरेटली ये बात की जाती, जानबूझकर की जाती, तो बुरा मान, कोई भी अपनी माँ के बारे में अगर कोई कहेगा तो बुरा मानेगा। लेकिन एक अधिकारी के तौर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन सी बात बुरी लगती है, अच्छी लगती है, और नहीं व्यक्तिगत सोच से हमारी संस्था चलती है। संस्था एक नियम कानून दायरे के अंतर्गत चलती है और मैं उसी में काम करता हूँ। तो दुर्भाग्यपूर्ण है जो बयान है, और इसके पहले उनकी स्टाइल ही रही है, उनका तरीका यही रहा है। जो आप देखेंगे इसमें बहुत थ्रेटनिंग भी है। हाँ, वो तो है। लेकिन एक चीज बताइए, थ्रेटनिंग वाले पे तो मैं सवाल आपसे करूंगा। ये आजम खान वर्सेज आंजनेय कुमार हो गया या ये योगी वर्सेज आजम खान रहा? ये दोनों नहीं है। ये विधि की व्यवस्था बनाम विधि को तोड़ने वाले का है। ये इस बात को इंगित करता है कि कानून को तोड़ने या व्यवस्था को भंग करने वाला कोई भी कितना भी बड़ा हो, हमें इस नजरिए से लेना चाहिए कि कोई भी कितना भी बड़ा हो, कानून व्यवस्था उसको अपने पंजे में एक दिन लेगी ही लेगी, एक विधि की व्यवस्था बनाएगी। आप इस चीज को इस तरीके से सोचें कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई एक व्यक्ति नहीं है। जब मामले हुए तो उसको रिकॉर्ड किसी और ने किया, दर्ज किसी और ने किया, इन्वेस्टिगेशन किसी और ने किया, सजा किसी और ने दिया। सारी संस्थाएं एकदम अलग अलग हैं। इन कोऑर्डिनेट सब आपने किया? ये कैसे हो सकता है कि मैं कोर्ट भी बन जाऊं, मैं पुलिस भी बन जाऊं,
मैं जो दर्ज करने वाले अधिकारी हैं वो भी बन जाऊं। और आप जानते हैं कोई भी मेरे कहने से कोई चीज नहीं करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके के आपने अभी बयानों की बात की, तो ऐसा नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि जो 45 साल से भी ज्यादा समय से जनप्रतिनिधि है, जो एक बहुत नामचीन व्यक्ति है, जो सरकार का हिस्सा रहा है, जिसकी ये कहना है कि सरकार आएगी, और आप जानते हैं सरकारें बदलती हैं, तो कोई अधिकारी कोई मेरी क्यों मान लेगा। और आपको पता है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, उसमें ये समझ भी नहीं आता कि कोई क्यों मान लेगा। दूसरी बात यह है कि एक व्यवस्था है, जब आपको इस व्यवस्था में एक फ्री हैंड दिया जाता है, और वो फ्री हैंड इस बात के लिए दिया जाता है कि कानून और व्यवस्था का राज हो। यानी योगी सरकार ने आपको फ्री हैंड दिया कि आप काम आप करो। लीजिए, मैं तो बताता हूँ, महीना ज्यादा महीने में कई बार 2 या 3 बार हो जाता है, महीने में तो एक बार होता ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, उसमें एक ही चीज कॉमन आपको मिलेगी, वो ये है कि विधि के द्वारा स्थापित जो नियम है उनको लागू किया जाए। कानून व्यवस्था का राज लोगों को लगना चाहिए, नीचे तक वो बात जानी चाहिए, सरकार का संदेश सब तक स्पष्ट होना चाहिए, और कानून व्यवस्था और तंत्र गरीब आदमी या जो शोषित है उसके पक्ष में खड़ा हुआ दिखना चाहिए। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। लेकिन इस तरीके की फीलिंग गई, इस तरीके का संदेश गया कि वेंजेंस से भरा हुआ ये पूरा का पूरा काम है, क्योंकि आज तक किसी को सजा नहीं हुई। 3 साल की सजा चुनाव आचार संहिता के खिलाफ। अब तो ये एक तरीके का नजीर बनने की स्थिति में है ना कि कोई भी इसके बाद तो अब कोई आजम खान तो अपने बोलने के लिए जाने जाते हैं, अपने स्पीच के लिए, अपनी तकरीरों के लिए जाने जाते रहे। लेकिन एक पक्ष ये गया कि वेंजेंस की इसमें भरा हुआ था, एकदम से कह सकते हैं कि गुस्से में भरकर ये काम हुआ। दूसरी तरफ ये एक नजीर बनता है कि अब तो जो जनप्रतिनिधि है वो ये सोचेंगे कि चुनाव आयोग तो दूर, हमको कोर्ट ही बैन कर देगा। ये उल्टा है, बल्कि आप इस चीज को देखिए कि आचार संहिता माननीय चुनाव आयोग द्वारा लागू क्यों किया जाता है और आचार संहिता को उल्लंघन के मामले क्यों दर्ज होते हैं। उद्देश्य ये है कि लोग इसके में अगर कोई उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो तो उस कार्रवाई से सीखें, आगे ऐसा न हो। ये उस मामले में मील का पत्थर साबित होगा। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, किसी एक दल की बात नहीं है, ये सबके ऊपर समान रूप से लागू होने जा रहा है, क्योंकि एक नजीर बन गया। आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके के तथ्य और जिस तरीके के एविडेंस हैं उसमें हम आगे भी जहां पे भी जाएगा वो मामले को हम उसी मजबूती के साथ रखेंगे। तो ये पर्सनल वेंडेटा का मामला नहीं हो सकता या वेंजेंस का मामला नहीं हो सकता। हाँ, ये आपका कहना है कि कहीं पे सजा नहीं मिली, तो आप ये देखें कि एक पूरी प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं कि केवल कोर्ट सजा दे देती है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारा प्रोसिक्यूशन की टीम सारी चीजें कर देती है, केवल पुलिस कर देती है। जब वो अपराध कारित हुआ वहां पे किस धारा में वो मामला दर्ज हुआ, कि किस तरीके की कंप्लेन आई, उसमें किस धारा में मामला दर्ज हुआ, उस धारा से ज्यादा तो आप किसी को सजा दिला नहीं देंगे। फिर लिंगरान करने की जिसकी जितनी ताकत होती है उस ताकत को से खींचने की कोशिश करता है। इस मामले में भी पता नहीं, बाकी वाले मामले चाहे जो मैंने आपको बताया बहुत जल्दी फैसला हो गया, इसमें बहुत देरी लगी, क्योंकि हमारे पास जो हमारे प्रोसिक्यूशन की टीम है वो निर्धारित है। दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत तगड़ा उनका अप्रोच होता है, तो एक बहुत टसल चलता है। मैं तो अपनी प्रोसिक्यूशन की टीम की तारीफ करूंगा कि एक बहुत ही ज्यादा बड़े आरा लेके आने वाले एडवोकेट्स के सामने भी वो दबे नहीं, उन्होंने सही तरीके से तथ्यों को रखा, सही तरीके से एविडेंस को रखा, उसको इस संदर्भ में ले जाना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आजम खान ने कहा कि वो एक मुसलमान है इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने बच्चों के हाथ में कलम दी इसलिए ऐसा हुआ। और आपके बारे में भी ये कहा गया कि आप डीएम रहते हुए आपने आखिर रामपुर के लिए किया क्या, सिवाय आजम खान के खिलाफ केस मुकदमे की मजबूत पैरवी करने के अलावा कि ताकि उन्हें सजा हो जाए। देखिए, इन सबका जवाब दूंगा मैं। एक तो ये चीज है कि आपको मैंने पहले जो 4 मामले बताए उसमें मैं बता दूं कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं जिसमें सजा हुई। पहले व्यक्ति है शिव बहादुर सक्सेना, दूसरे व्यक्ति हैं ख्याली राम लोधी, ये दोनों लोग भाजपा के हैं, दल को बिलोंग करते हैं। तीसरी नवाब कासिम अली जो कांग्रेस के हैं, और चौथे इस्लाम ठेकेदार। आप देखिए कि करीब करीब बराबर का मामला है। तो कोई किसी खास समुदाय का है, इस वजह से हमारा संविधान कहीं पे देता नहीं। हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा, हर एक तरीके की चीजें करता, हम लोग उस दायरे में काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि एक तंत्र है पूरा, एक डीएम कुछ नहीं करता है, एक तंत्र पूरा करता है। नहीं, आप बार बार तंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन
उनके आरोपों से इतर अगर पूछा जाए, जो लगातार वो कहते भी हैं कि आखिर डीएम रामपुर रहते हुए आपने कौन सा काम किया, सिवाय आजम खान आज इस स्थिति में पहुंच गए कि उनकी विधायकी चली गई। आज रामपुर का जो मेरा टेन्योर है वो बहुत ही रिमार्केबल और यादगार टेन्योर। देखिए, जब छोड़ते छोड़ते जब मैं यहाँ कमिश्नर बन के आया तो जो मेरे द्वारा जो कार्य शुरू किया गया था उसकी परिणति एक हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि रामपुर में पहला अमृत सरोवर बना। अगर आपको मैं गिनाना शुरू करूं, लॉकडाउन के समय में रामपुर सबसे व्यवस्थित जनपद के तौर पे आया, जहां पे हमने किसी को पैदल कोई न जाए, हमने बहुत व्यवस्थित कंट्रोल रूम बनाया। मैंने 3 विद्यालय लोगों के सहयोग से और सीएसआर से 3 प्राथमिक विद्यालय बनाए। आप सोचिए कि हाथ में कलम देना, तो प्राथमिक विद्यालय पहली एक कमिश्नर के तौर पे मैं आपको, अगर मैं किसी स्कूल में जाऊं और देखूं कि वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या मैं अपना प्राइवेट स्कूल खोल लूं? क्या ये मेरा दायित्व होगा? मेरा पहला दायित्व तो है कि उस व्यवस्था को मजबूत करूं। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोर हमेशा रहता है और लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर बनाया जाए, और हम बेहतर बनाने की तरफ हैं। तो जो सबसे सामान्य तबका है वो कहाँ जाता है अपने बच्चों को लेकर? प्राइमरी स्कूल में। तो प्राइमरी स्कूल को मजबूत करना तो हमारा बेसिक उद्देश्य होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल को हम मजबूत करें और उसको 3-3 प्राइमरी स्कूल बल्कि मैंने बनवाए, 3-3 आंगनबाड़ी सेंटर बनाए, जिसके लिए धन उपलब्ध नहीं था, लोगों के सहयोग से बनवाए। क्या वो हाथ में कलम पकड़ाना नहीं है? क्या उन बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना नहीं है? इसके अलावा मैं अगर गिनाने शुरू करूं, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे तंत्र का है। आप देखेंगे हर एक डेवलपमेंट इंडेक्स पे रामपुर सबसे अच्छा रहा, धान खरीद में हम सबसे बेहतर रहे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लेकिन इसी दौरान जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे आजम खान ने सबसे शानदार यूनिवर्सिटी कहा, वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया। कहीं पे भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। एक बात मैं आपको बताऊं कि बार बार ये बात आती है कि हम जौहर यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। आज तक एक बार भी शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया गया। हम जिस परंपरा से आते हैं, हम जिस भारतीय परंपरा से आते हैं, उस परंपरा में कहा जाता है कि शिक्षा देना, किसी को शिक्षा देना सबसे अच्छी बात है। शिक्षा में जो बाधा बने वो पापी है, वो पाप कर्म करता है। क्या हम ये पाप कर्म कर सकते हैं अगर जो संस्कार और उस परंपरा से आते? तो जौहर यूनिवर्सिटी निर्बाध तरीके से जिस तरीके का सोचा है आजम खान ने, उस हिसाब से चल रही है। ये मैं थोड़े ना तय करूंगा। ये तो जिसने, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, सिर्फ शिक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं, शिक्षा का साधन ही महत्वपूर्ण है। आप किसी को कहते हैं कि आदमी जो जितना किताबों से सीखता है उससे ज्यादा आपको देख कर सीखता है। यानी शिक्षक कई बार हमारे आदर्श होते हैं, जो विद्यालय को लीड करता है वो आदर्श होता है। तो क्या साधन पवित्र नहीं होने चाहिए? जो सबसे ऊपर, सर्वोपरि क्या है हमारा भारतीय संविधान, सर्वोपरि क्या है हमारा जो विधान है, हमारे जो विधि है, हमारे नियम कानून है। क्या नियम कानून तोड़कर कोई चीज चलाई जाएगी? और सिर्फ इस काम पे कि नहीं हम एक पवित्र काम कर रहे हैं। आप सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप सड़कों पर जो मंदिर मस्जिद कुछ भी है उसको आप हटा दीजिए। क्या हम वहाँ पूजा नहीं करते? हमारे भगवान नहीं बसते? हम मानते हैं कि वहाँ भगवान बसते हैं, तो क्या हम उसको सड़कों पर रख सकते हैं? क्या वो नियम कानून को तोड़? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी नियम कानून के उल्लंघन करके आप कोई चीज करें और ये कहें कि मेरा बहुत पवित्र काम कर रहा हूँ और इसलिए होना चाहिए। सबसे पवित्र काम क्या है? किसी की मदद इस तरीके से करना कि उसके ऊपर कोई बर्डन न पड़े। आप बताइए, प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनको मिड डे मील मिलता है, उनको हम ड्रेस भी देते हैं, ये सारी सरकार करती है, सरकार के द्वारा व्यवस्था में है, हम उनको हर तरीके की सुविधा देते हैं। क्या एक प्राइवेट स्कूल में इस तरीके से संभव होगा कि किया जाए? तो क्या इसमें और उसमें तुलना हो सकती है कि हम जो सरकारी स्कूलों के लिए कर रहे हैं वो तालीम देना नहीं है, जो हम प्राइवेट में कर रहे हैं वही एक तालीम देना है? मेरी ड्यूटी क्या, एक मंत्री की, एक कमिश्नर की ड्यूटी क्या सबसे पहली ये नहीं है कि हम उस तंत्र को मजबूत करें? चलिए, हम आपसे एक और सवाल लेंगे, वो ये कि अंजनेय कुमार को अब डर लगता है क्या? क्योंकि कई ऐसे बयान आए, सब याद रखा जाएगा, पहले जिन लोगों ने किया उनके साथ सोचो क्या हुआ, कहीं आपको धमकी भरे फोन। मैं तो देख रहा हूं कि आपके दफ्तर में बाकायदा सुरक्षा के बहुत सारे यंत्र भी लग गए हैं कि हर किसी को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ रहा है। तो अंजनेय कुमार को भी डर लग रहा है? मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मेरा भी परिवार है। मैंने आज आपसे कहा, जैसे हमने जब FIR की उनकी माँ को बुरा लगा, जब मेरी माँ को कहेंगे उसको भी बुरा लगेगा। बस इस केस से ताल्लुक नहीं है, वो तब बुरा था, वो आज बुरा है, वो कल भी बुरा रहेगा, क्योंकि जानबूझकर की हुई गलती के लिए कोई चीज नहीं होती। नहीं तो कहीं ऐसा तो की बात है
देखिए, थ्रेटनिंग की बात है कि हमारे सुरक्षा की जो चीजें लगी हैं वो पुलिस रिव्यू करती है कि किसी का थ्रेट परसेप्शन क्या है और उसके हिसाब से व्यवस्था करती है। डर की बात है, मैं भी एक इंसान हूं और मेरे भी परिवार है, परिवार के अपने कंसर्न होते उनके भी हैं। आपको लेकिन एक चीज है कि मैं एक ड्यूटी पे हूं, मैं एक सर्विस को बिलोंग करता हूं, वो सर्विस जिसपे मुझे बहुत गर्व है वो सर्विस जिसपे मुझे बहुत गर्व है। मैं जानता हूं कि मैं जिस सर्विस को बिलोंग करता हूं उसकी आलोचनाएं भी बहुत होती हैं, बहुत बारी उस लोगों में आम धारणा उसके बारे में बहुत अच्छी नहीं होती है, फिर भी मैं जानता हूं कि हम लोग कई बार उसका प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया से नहीं होता है, लेकिन हम लोअर लेवल पे जाके काम करने वाले लोग हैं। तो सर्विस डिस्पोजल ऑफ ड्यूटी पे तो मुझको कोई भी चीज आनी नहीं चाहिए कि मैं डरूंगा या क्या करूंगा। हम अपने जो व्यक्तिगत मनोभाव है उसको ड्यूटी में नहीं लेकिन जिस तरह के बयान आए या अफसरों को कहा जाता है कि के भीतर भी कुछ डर आया, कुछ लोगों ने लिख करके दिया, आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है? जी, जितना आप कह रहे हैं बल्कि उससे वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। हम दोनों ही पहलू को देखते हैं, यही थ्रेटनिंग लगातार ऐसा लोग अचानक कहते हैं कि अचानक से इतने सारे केसेस क्यों होने लगे। ये बात उठती है कि इतने सारे केसेस, बार बार ये बात कही जाती है। मेरे आने से पहले 21 से ज्यादा केसेस थे, मेरे वहां से हटने के बाद भी केसेस हुए हैं, और बीच में पीरियड में जो आचार संहिता के उल्लंघन है उसके केसेस हैं। तो अब ये हुआ कि जो लोग पहले नहीं कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप ही के टाइम में करने लगे। मतलब आप इंडिकेट किया जाता है कि नहीं आप हैं तो इसलिए करा रहे हैं, आप ही करा रहे हैं। आप इस चीज को सोचिए कि जो ये शब्दावली इस्तेमाल की गई, ये क्या पहले नहीं इस्तेमाल की जाती रही होगी, और इसका कोई बेस तो रहा होगा। एक व्यक्ति जिसके ऊपर कोई एक समय ऐसा था कि जो रामपुर से मैंने सुना था कि जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, जिसके ऊपर कोई तंत्र नहीं है। ये रामपुर अपने आप में स्वतंत्र स्टेट है। बिल्कुल, वो कहा जाता था कि रामपुर अपने आप में एक आइलैंड जैसा है, एक इंडिपेंडेंट वर्क करने वाला है। वहां पर जब तक लोगों को, और एक सबसे बड़ी चीज हमारी क्राइसिस होती है विश्वास की। एक अधिकारी पे, एक तंत्र पे विश्वास करना लोगों के लिए कितना इस समय मुश्किल रहा है एक लंबे पीरियड में। अब जाके वो धीरे धीरे विश्वास वापस लौट रहा है। जब वो विश्वास वापस लौटेगा तभी तो लोग आएंगे। अगर आपके पास विश्वास नहीं होगा, पता चले कि आप मेरे यहाँ शिकायत करने और उधर आपके लिए, आप सोचिए कि 27 किसानों ने केस दर्ज कराया था, आप उसमें से पूछिए कितने किसान अब रह गए हैं जो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। ये एक मजबूत, एक जो लंबे समय तक कोई शासन में सत्ता में रहता है या जनप्रतिनिधि रहता है या जिसके बहुत बड़े फॉलोइंग हो, बहुत ज्यादा फॉलोइंग हो, उस तरीके के लोग किस तरीके का इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं वो आप अंदाजा कर सकते हैं। क्या आपके घर की भी रेकी की गई? कोई मुझे बता रहा था कि आप जहां से बिलोंग करते हैं, मऊ से, वहां भी लोग चिंता में हैं आपकी सुरक्षा को लेकर। देखिए, इलेक्शन के दौरान बहुत सारी चीजें आई, मैं दोनों पहलू को देखूंगा। कई लोग तो ये भी फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं हमें इस नजरिए से कि नहीं, आजम खान से इनकी दुश्मनी है तो चलो या तो उनको, आजम खान को फिक्स कर दो या मुझे फिक्स कर दो, जैसी भी चीजें करने की कोशिश करेंगे। हम प्रशासन का हिस्सा है, इसलिए हम हर एक पहलू से आगाह रहते हैं, हर एक पहलू को देखते रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन के दौरान काफी इस तरीके की चीजें आई, हम देखते रहते हैं, हम झेलते रहते हैं। हम इस तरीके के माहौल में रहने की ट्रेनिंग हमारी है। हर बार जब हम सही करते हैं तो कोई न कोई थ्रेटनिंग आती है, ये पहली बार ऐसा नहीं है। कोई उसमें किसी के पर वो प्रभाव कर जाता है, किसी के ऊपर नहीं करता। आप पर करता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैंने आपसे कहा मुझे अपनी सर्विस पर गर्व है, मैं अपनी सर्विस को बिलोंग करता हूं, इस नाते मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, सौभाग्यशाली मानता हूं, और ये मैं मानता हूं कि ईश्वर का जो विधान होता है उसके हिसाब से चीजें होती हैं। एक सवाल और है कि लोग भी कह रहे हैं कि भाई बहुत कड़ा फैसला आ गया, ठीक है, अदालत ने फैसला दिया, लेकिन उस केस को बहुत रिगरस फॉलो किया आपने पर्सनल होकर के, और तभी ये मामला इस स्तर तक पहुंच गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें पर्सनल हो गई, चाहे उन्होंने आपकी मां का नाम लिया हो, चाहे आपने केस किया हो? मेरी तरफ से नहीं, लेकिन उनकी तरफ से भरसक प्रयत्न किया गया। सिर्फ उन्हीं की तरफ से नहीं, जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है। मैं आपसे कहूं, अगर लोगों से पूछ दीजिए कि क्या मामले हैं आजम खान के खिलाफ, कितने मामले हैं, एग्जैक्ट नंबर भी नहीं लोगों को पता है। किस तरीके के मामले हैं, क्या हुआ था जिसकी वजह से, कौन सी धाराएं लगी हैं, क्या वजह है, तो किसी को कुछ पता नहीं है। अब क्या है कि मैं एक अधिकारी हूं,
आज आपके सामने बैठा हूं कुछ वजहों से, अदरवाइज हम मीडिया के सामने नहीं आते। हम सामान्य तौर पर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि हम सरकार का फेसलेस जो एंटिटी है वो है। तो हमारे लिए सरकार जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो बनाई गई सरकार है, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, वही सुप्रीम है। हम उसके निर्देशन में काम करते हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। जब व्यक्तिगत बनाने की कोशिश, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन है, जैसे आपने कहा कि सियासियों से पंगा नहीं लेते, तो वजह यही रही होगी ना कि एक पॉलिटिकल एंटिटी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है जो उसको आगे बढ़ाती है। मेरे लिए तो कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। नहीं, लेकिन आपके पहले भी तो कई डीएम आए, कई अधिकारी आए, आजम खान का अंदाज यही था, आए, काम किया, गए, लेकिन आपने उस चीज को पकड़ा और आप आगे बढ़ गए। क्योंकि आप इस चीज को देखिए, मतलब उसे दिल पर किसी और अधिकारी ने नहीं लिया, आपने दिल पे लिया। दिल पे लेने की बात नहीं है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, किसी के घर परिवार को, किसी के कम्युनिटी को आप देखें तो जो आपने बयान अभी पढ़ा कि उर्दू वालों जो इसमें है कि उर्दू वालों, आप एक खास कम्युनिटी को, वो जो कानून के दायरे में आएगा, मेरा दायित्व है कि उसको मैं लेके आऊं। अब आपने कहा कि पहले क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं कि शुरुआती जो 4 महीने एनफोर्समेंट किया था, जिनके ऊपर वो आग बबूला होके जो मेरे खिलाफ व्यक्तिगत अपने भाषणों में कहने लगे, उन चारों में फैसला मैंने नहीं, मेरे पहले के दिन उसने लिया था। एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे। एग्जीक्यूशन एक बड़ी चीज होती है। अब उसमें यही होता है कि एक जो लंबे समय तक पॉलिटिशियन है, जो मजा हुआ पॉलिटिशियन, बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हो, उसके रिलेशंस अक्रॉस होते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं, उनके फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी होती है। तो कई बार होता है कि हमारे पहले जो था वो सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, कई बार हम इसके बारे में सोचते हैं, तो कई बार हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कह दिया कि आगे ना बढ़ो, भाई एक लंबे समय तक सत्ता में रहे तो हमारे वरिष्ठों से भी उनके संबंध हो गए, हमारे जूनियर से भी, बहुत सारे लोगों से रहते हैं। लेकिन एक बात है कि आप सर्विस में क्या प्रिंसिपल लेके आए। मैंने कहा मैं अपनी सर्विस को लेकर प्राउड फील करता हूं। तो मैं अपनी सर्विस में एक उद्देश्य, जो लोक सेवा, मैं अपने आप को कहता हूं, मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं लोगों की सेवा के लिए हूं, लोक सेवक हूं। तो मेरा उद्देश्य यही रहना चाहिए कि जो दायरे हैं उन दायरों के लिए अपनी लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत, और जो मेरे ड्यूटीज हैं उन ड्यूटीज को न कर करूं तो मैं उसके साथ अन्याय नहीं। लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो भाजपा के एजेंडे को सूट कर रहा है। देखिए, हम जब भी किसी भी तंत्र में काम करते हैं तो अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगना बहुत स्वाभाविक है। तो क्या संविधान ने ये व्यवस्था नहीं बनाई है कि लोगों ने जिस सत्ता को चुना है, मतलब जिस जनप्रतिनिधियों को चुना, उनसे चुनी हुई जो सरकार बनी है, आप उसकी गाइडेंस में काम करेंगे? तो क्या मेरी ताकत अलग है? मेरी ताकत क्या सरकार से जुड़ी हुई नहीं है? और मैं उस सरकार का एक छोटा सा हिस्सा हूं, तो उसी तंत्र के अंदर काम करता हूं। आज जब मुझे ये आजादी मिली है कि मैं नियम कानून के तहत काम करूंगा और मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर मैं गलत नहीं करूंगा तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, सही काम के लिए सपोर्ट मिलेगा। अगर इस तरीके की व्यवस्था में भी मैं काम न करूं तो क्या मेरे लिए शर्म की बात नहीं होगी? एक अधिकारी के तौर पर, उस सेवा के तौर पर जिससे लोगों को अपेक्षाएं भी बहुत है, जिसकी आलोचना भी बहुत है, जिसके बारे में धारणाएं भी बहुत हैं, तो क्या मैं उस धारणा को बदलने का प्रयास न करूं? मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं। मैंने उन मुश्किलों को देखा है, गांव का रहने वाला हूं, एक एक कदम संघर्ष करके आया हूं, तो मैं वहां से जानता हूं कि लोगों की अपेक्षाएं हमसे क्या होती हैं। एक स्टैंड लेना तब जबकि आपको पूरा तंत्र सपोर्ट करने के लिए, आपके वरिष्ठ से लेके पूरे तंत्र सपोर्ट करने के लिए है कि आप गलत न होने दें। तो मेरी ड्यूटी बनती है और मैं करूंगा। रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व रहता है। हम जो भी काम करते हैं, एनफोर्समेंट करते हैं। एक वाकया मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि एक दौर था, यही रामपुर था, एनआरसी के विरोध का मुद्दा था, रामपुर में अलग से किया गया था। 1 लाख के करीब क्राउड से मैं एसपी, मेरे अधिकारी सारे घिरे हुए थे और हमारे पास बहुत ज्यादा वो रिसोर्सेज नहीं थे, और सबको मैं जाता था ऐसे डंडा करता था, कोई आगे मत बढ़ना, और लोग पीछे हट जाते थे। इसलिए नहीं कि मेरे डंडे से डरते थे, इसलिए कि एक अदब कायम किया। रामपुर में आपने पूछा था कि मैंने क्या किया, रामपुर के लोगों से जाके पूछिए कि मैंने क्या किया। रामपुर के एक व्यक्ति तक जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पूछिए कि इसके पहले कितने लोगों के घर बने थे, हमने कितने सरकार के निर्देश में घर बनाए। ये एक वृहद तंत्र है जो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है और सभी लोगों का। लेकिन जब आप ये बात निकलती है कि ठीक है, आपने जो सरकार के मुताबिक आपने काम किया, जो सरकार ने चाहा, जो तंत्र ने कहा, आपने उस हिसाब से काम किया,
लेकिन फिर वही बात निकल करके आती है कि आप जैसे अधिकारी जब सरकार में होते हैं तब, और जैसे ही सरकार के अलावा पॉलिटिकल क्षेत्र में जाने की इच्छा होती है तब, हम लोगों ने देखा है राजेश्वर सिंह, वो भी विधायक बन गए, असीम अरुण विधायक और फिर मंत्री बन गए। तो लोगों को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आंजनेय कुमार की भी अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वो कल को फिर उसी राह पर चल पड़े। और ये जो आपने आजम खान का जो जितना मामला है, ये आपके लिए एक सियासी पिच तैयार हो गई। मैं जिस जगह से आता हूं और जिस आइडियोलॉजी के साथ आता हूं, मतलब एक स्पेशल, मतलब एक कल्चर में, स्पेसिफिक कल्चर में मैं पढ़ा बड़ा हूं, जहाँ पे गांव में आप एक बड़ी सारी चीजों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उस तंत्र में इस लेवल पर यह होता है कि आप कितने ज्यादा लोगों को उस मुश्किल से जिसको फेस करके आप आए हैं बाहर कर सकें। एक बहुत अच्छा मुझे माध्यम ऑलरेडी मिला हुआ है। आपने मेरी बातचीत में जान लिया होगा कि मैं अपनी सर्विस को कितना ज्यादा, सर्विस से बिलोंगिंगनेस मेरी है, मुझे अपनी सर्विस पे कितना गर्व है। ये यूं ही नहीं है, मैं इसको जीता हूँ, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। सियासत को पूरी तरीके से कारण नहीं है, ये जरूर है कि, और मैंने कहा मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूँ कि सबके अपने रोल होते हैं। एक जो जनप्रतिनिधि होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन एक अलग लाइफ जीता है, शायद मैं उसके लिए सुटेबल। आप फिट नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स में बहुत मेहनत चाहिए, जिस तरीके के टूल चाहिए, जिस तरीके की विट चाहिए। नहीं, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आप चुनाव आप लड़ सकते हैं, रामपुर में इतना काम कर लिया, आपने खुद भी गिनाया, तो 2024 है, 2027 है, तो आंजनेय कुमार 2023 तक उत्तर प्रदेश में हैं, काडर में, सिक्किम काडर से आए हैं, 8 साल का आपका टेन्योर 23 में पूरा हो जाएगा, तो 24 चुनाव लड़ लें, 27 लड़ लें, ऐसी भी चीज है क्या? मैं जब सिक्किम में रहा तब भी ऐसे ही जुनून के साथ काम करता था, बहुत बेहतर वातावरण में काम करता था। वहाँ इस तरीके की चीजें नहीं है, आप लोगों से बहुत सीधा सरोकार रखते हैं। यहाँ पे मैं जिस विभाग में जहाँ मैंने काम किया है और जिन जिलों में काम किया है, सब जगह पब्लिक के बीच में, क्योंकि पब्लिक की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनते हैं, तो बार बार यही सवाल उठाया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। ये शायद हमारी बहुत बड़ी चूक है तंत्र के तौर पे, ये हमारा फेल्योर है। इसको एस्टेब्लिश करना बड़ा जरूरी है कि हम जब सही काम करते हैं तो भी हमारे ऊपर लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि अधिकारी किसी बिना उद्देश्य के काम कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य तो अधिकारी की पूर्ति है। यानी आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के इकबाल को आपने बनाया, और मजबूत करने की जरूरत। मुझे लगता है कि हम अभी बहुत कम कर रहे हैं, हमें अपने मेटल को और प्रूव करना है। आईएएस अधिकारी के तौर पर एक उस सिस्टम का हिस्सा होने के नाते बहुत कुछ प्रूव करने की जरूरत है। जनता में भरोसा जगाने की और ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं हम अभी कम है, हम अधिकारी के तौर पे अभी कम मेहनत कर रहे हैं, और ज्यादा मेहनत करेंगे तो शायद लोगों को विश्वास होने लगे कि हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे इसके पीछे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना रोल देखते हैं आप? ये रामपुर में जो इतनी चीजें हुई हैं, मतलब आजम खान के इस एग्जीक्यूशन में बतौर मुख्यमंत्री उनका क्या रोल रहा? जो सरकार का मुखिया होता है उसका सबसे बड़ा रोल तो ये होता है कि वो जो जैसे पॉलिसी मेकिंग होती है, वो आपको क्या निर्देश देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा रोल रहता है कि क्या वो आपको स्वतंत्र रूप से काम करने देते हैं। मैंने बहुत सारी सरकारों में काम किया, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता कि मैं अपने अधिकारियों से कहता हूं कि जब आपके ऊपर विश्वास जताया जा रहा है, जब आपको स्वतंत्रता से कार्य करने का माहौल दिया जा रहा है, आप अगर अब भी डिलीवरी नहीं कर पाए तो हमारी सर्विस के बारे में लोगों की धारणा हम कभी नहीं बदल पाएंगे। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। चलिए, मैं समझ गया। एक सवाल और, कभी आजम खान से बातचीत हुई आपकी? कभी? देखिए, आमने सामने आज तक तो कोई बातचीत नहीं हुई। जब मैंने उनको सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया था लोकसभा का, तो मैंने उनको बधाई दी थी और उन्होंने मुझे एक पेन गिफ्ट में दिया था। वो पेन आज भी रखी है। बस इतनी सी आमना सामना है, इसके पहले और इसके बाद में कभी भी आमना सामना नहीं। तो पेन गिफ्ट करते हुए उन्होंने कुछ कहा था आपसे? कुछ कहा नहीं था। जैसे मैंने उनको बधाई दी, उन्होंने पेन दिया, मुझको हग किया, मैंने भी ठीक है जैसे गले लगते हैं तो मैंने भी उसी तरीके से उनको रेसिप्रोकेट किया। शायद लोगों, लेकिन आइस ब्रेक नहीं हुआ। नहीं, इस चीज से लोगों को समझना चाहिए कि कहीं मेरी तरफ से कोई
एक जनप्रतिनिधि को लेकर सम्मान ही होता है हमेशा। हमें जो तंत्र, जिस तंत्र में हम काम करते हैं, ये सिखाया जाता है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करिए आप। तो वो सम्मान एक जनप्रतिनिधि के रूप में रहा, लेकिन लॉ ब्रेकर के तौर पे नहीं रहेगा। जब आप कोई तोड़ेंगे कानून, तो वो तो डील करूंगा मैं उसी तरीके से। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया वो मेरे काम को बेहतर तरीके से जानते हैं। जनप्रतिनिधि भी बहुत ज्यादा मैं राजनीति के क्लोज नहीं रहा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है। बहुत ज्यादा राजनीतिज्ञों को जानता भी नहीं था पहले, तो उनसे भी आमना सामना शायद इसीलिए कभी नहीं हो पाया कि मैं अपने काम पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अब आखिरी सवाल ये बताइए कि अब तो सजा हो गई, 3 साल की सजा हुई, वो ऊपर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उनकी विधायकी चली गई। आपको लगता है कि इस फैसले के बाद अब जनप्रतिनिधि, खासकर नेता, कम से कम बयानबाजी से बचेंगे, ऐसे बयानों से बचेंगे? और आपको लगता नहीं कि आजम खान पर कार्रवाई हुई है, ऐसी कार्रवाई ऐसे नेताओं पर भी होना चाहिए जो दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हैं? मतलब मैं हिंदुवादी ऐसे नेताओं की बात कर रहा हूं जो कि बहुत हेट स्पीच उनके भी निकल करके आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे? नहीं, आप सोचिए, लोग कहते हैं कि आप उनके खिलाफ क्यों नहीं करते। मेरे दायरे में, जिस तंत्र में मैं, जिस दायरे में जितने अधिकार मेरे हैं, जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, उसी में तो कार्य करूंगा। और उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हमने सेम पैरामीटर पे डील न किया हो। लेकिन जो मेरे दायरे से बाहर है, मैं उस पे कैसे तो ये कितना बड़ा माइलस्टोन होने जा रहा है? आपको लगता है कि इस फैसले का असर व्यापक होने वाला है? बिल्कुल। जब चुनाव आयोग आचार संहिता को इतनी गंभीरता से लेता है, तो इसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि शुचितापूर्ण वातावरण में इलेक्शन हो। मैं इसको और आगे देखता हूँ। मैं तो ये प्रार्थना भी करता हूँ, ये उम्मीद भी करता हूँ कि जो लोग व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं वो परहेज करें। सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, लोग हिंदी लैंग्वेज की भरमार कर देते हैं, लोगों को अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, किसी के भी आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर। ये नहीं होना चाहिए। आप कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर? जब भी मुझे मौका मिलेगा और मैं जहां पे रहूंगा, मैं बिना भेदभाव के कार्रवाई करूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने आज तक 17 साल की सर्विस में ऐसे ही किया है, आगे भी ऐसे ही करूंगा और इसमें कभी भी भेदभाव नहीं करूंगा, अन्यथा वो अन्याय होगा। जो मेरे दायित्व है, दायित्वों के प्रति, और वो एक बेईमानी होगी जो मैं कभी नहीं करता। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए आंजनेय कुमार जी। तो हमारे साथ थे मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार, जिन्होंने खुलकर आजम खान के मुद्दे पर, आजम खान को मिली हुई सजा पर, आपसी रिश्तों पर खुलकर बात की। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी नए शख्स के साथ। नमस्कार।